देखते ही देखते मार्च के महीने ने कब दस्तक दे दी पता ही नहीं चला। बाहर सूरज की गर्मी आग बबूला हो रही थी। आज आदिति का मन कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो रहा था। उसे आज राघव की बहुत याद आ रही थी। वो अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। जस्ट होली होकर गई थी। गर्मी थोड़ी थोड़ी महसूस होने लगी थी। आदिति के मन की तगमग भी बढ़ चुकी थी। वो जाकर बेड पर लेट जाती है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है। उसके मन में सवालों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लगी थी। उस सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते वो थक जाती है और शक्तिहीन भी हो जाती है। निर्मला जी उसके लिए ठंडी ठंडी छाछ लेकर आती है। वो उठकर बैठ जाती है और उनके हाथ से ग्लास लेती है। सच में कितना ख्याल रखते हैं ये सब लोग मेरा। अगर इन सबको सच क्या है ये पता चलेगा तो क्या जवाब दूंगी मैं इनको। निर्मला जी वही कुर्सी पर बैठ जाती है। आज वो थोड़ी अलग मूड में लग रही थी। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हो? आदिति उन्हें पूछती है। आज मुझे तुम्हारी वो डॉक्टर देसाई मिली थी। उन्होंने मुझे पहचान लिया, इसलिए बातों बातों में उनसे मुझे कुछ पता चल गया। आदिति, क्या तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए? निर्मला जी एकदम भेदक नजर से आदिति की तरफ देख रही थी। और क्यों नहीं चाहिए, इसका रीजन भी मुझे बता दो। उसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए निर्मला जी उठकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। वो आदिति के जवाब का इंतजार कर रही थी। आदिति को ये सब अनएक्सेप्टेड था। वो एकदम हड़बड़ा जाती है निर्मला जी के उस सवाल से, लेकिन वो खुद को संभालती है। अब तुम बताओगी? उनकी उस कठोरता से उसके संयम का बांध टूट जाता है और वो रोने लगती है। निर्मला जी उसके पास जाती है और उसके पीठ पर से हाथ घुमाकर प्यार से उसके पास बैठ जाती है। आदिति अपना सिर उनकी गोद में रखकर रोने लगती है और बोलती है, माँ, कैसे कहूँ और क्या कहूँ। मैं ऐसे भंवर में फंस गई हूँ कि वहाँ से पता नहीं अब मैं निकल पाऊंगी भी या नहीं। आदिति, शांत हो जाओ पहले। तुम कुछ मत बोलो और किसी को कुछ भी मत बताओ। मैं तुम्हारा दुख अच्छे से समझ सकती हूँ और सच में तुम्हारे लिए मेरा दिल भी तड़पता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या करें, हम सब नियति के आगे मजबूर है, उसके शिकार है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसकी गुनहगार मैं भी तो हूँ, लेकिन एक स्त्री होने के नाते मुझे भी तुम समझने की कोशिश करो और हाँ, हो सके तो माफ करो। वो अपने पल्लू से अपनी आंखें पोंछते हुए आदिति से कहती है। मजबूरी, नियति के शिकारी, क्या मतलब है इन सब का माँ? आदिति उन्हें पूछती है। सबसे पहले तो राघव की शादी का जो भी मैंने प्रयोग किया वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी आदिति। आदिति आश्चर्य से निर्मला जी को सुन रही थी। लेकिन एक माँ होना, एक होप थी मुझे कि मैं इसकी शादी करूँगी तो सब ठीक होगा, तुम्हारे जैसी जीवन संगिनी मिलेगी तो शायद मेरी बेटी की जिंदगी संवार जाएगी। माँ होना, अपने बेटे का भला चाहती थी, उसको खुश देखना चाहती थी। आदिति, राघव ने शायद तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया होगा। उसका बचपन बहुत दर्दनाक था, बहुत गलत हुआ था मेरे बेटे के साथ। चाहे वो मेरी गलती हो या नसीब में लिखा, लेकिन पिसा तो मेरा बेटा ही था ना। बचपन की कहानियां मत सुनाइए माँ जी, ये सब मैं सुन चुकी हूँ। आदिति के स्वर में अब कठोरता थी। लेकिन अभी के राघव के बारे में भी आपको पहले से ही पता था, है ना? और इसके बाद भी आपको ऐसे लगा कि शादी करेंगे तो इस आघात से शायद राघव बाहर आ पाएगा, है ना मासी? ऐसा ही था ना? और इसीलिए आपने ये प्रयोग मुझ पर आजमाया। एक गरीब घर की लड़की का
आपने इस तरह से गला दबाया, आपने आपका सो कॉल्ड प्रयोग मुझ पे आजमाया। आदिति अभी भी गुस्से में ही थी। आदिति, मुझे कैसे पता चलेगा, बताओ। बच्चे जब भी बड़े होते, जवान होने लगते, वो अपने आप माँ बाप से दूर होते जाते। लड़कियां तो चलो माँ से थोड़ी बहुत क्लोज हो भी जाती है, लेकिन लड़कों का जब तो बिल्कुल अलग ही रहता है। ऊपर से राघव के ऊपर बीता हुआ वो काला सच, उसने तो पूरी स्त्री जात पर नफरत करने को मजबूर किया उसको। चाहे मैं हूँ, चाहे नंदिनी हो या उसकी कोई गर्लफ्रेंड्स हो, सबसे दूर भागता था। किसी के साथ भी घुल मिल नहीं चाहता था, अकेला रहता था। इनफैक्ट शादी के लिए भी वो तैयार नहीं था। निर्मला जी उसे कहती है, फिर क्यों की शादी? आदिति पूछती है, फिर क्यों की शादी मतलब? तुम्हारे मनाली के वो पिक्स उसने हम सबको दिखाए, नंदिनी ने देखे, शौर्य ने भी देखे। फिर नंदिनी ने उसे कहा, देखो अगर तुम अभी भी सोचते रहोगे तो फिर इस लड़की के लिए हम प्रपोजल लेकर जाएंगे शौर्य के लिए, क्योंकि ये लड़की शौर्य को भी पसंद है। क्या? आदिति जोर से चिल्लाती है। इसका मतलब शौर्य ने मुझे जो भी डेली में कहा था वो सब सच था। काश सच में अगर ये सच होता, अभी जो कुछ भी परिस्थितियां निर्माण हुई है ये सब नहीं होती। आदिति अपना सिर पीछे बेड पे टिकाती है और अपनी आंखें बंद करती है। उसकी गाल पर से आंसू की धाराएं बह रही थी। नंदिनी ने जब शौर्य का नाम लिया और प्रपोजल लेकर जाने की बात की, तब राघव ने जिद ठान ली और बोला, अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, नहीं तो नहीं। नंदिनी का प्लान सक्सेसफुल हुआ। वो राघव के मुंह से यही कहलवाना चाहती थी और हम सब ये सब सुन के खुश हुए। वो शादी के लिए राजी हुआ था, यही हम सब के लिए बहुत था। लेकिन माँ, आदिति बीच में कुछ पूछना चाहती थी। समझ गई मैं तुम क्या बोलना चाहती हो, लेकिन आदिति तुम मुझे एक बात बताओ कि कौन सी माँ डॉक्टर को ये पूछना चाहेगी। उसके बेटे का ट्रीटमेंट चालू था, तभी डॉक्टर ने बोला कि वक्त के साथ ये आघात वो भूल जाएगा, धीरे धीरे मन के जख्म भी भर जाएंगे, लेकिन जो भी जीवन साथी वो चुनेगा वो समझदार होनी चाहिए, तभी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम उसको पसंद आई थी और वो मन से भी खुद को संभलने लगा था, खुश रहने लगा था, शादी की तैयारियों में दिल से शामिल हुआ था। हम सब खुश हो रहे थे। शुरुआत तो अच्छी हुई थी, शादी हो गई, तुम लोग कश्मीर से हनीमून से भी लौट आए, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था मुझे, लेकिन शरीर वैसा का वैसा ही तो था। मुझे जब समझ आया तब मेरी बारीकी सी नज़र उस पर गई। उस राक्षसी ने मेरे बच्चे को पूरी तरह से निचोड़ लिया था। वो सब धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा था। वैसे ही मैं बेचैन होते जा रही थी। लेकिन माँ, आपको ये सब कैसे समझ में आया कि यहाँ इन दीवारों के पीछे कुछ तो छुपा है? आश्चर्य से आदिति उनको पूछती है। आदिति, मैं देख रही थी तुम्हें भी, तुम सिर्फ दिखावा कर रही थी खुश रहने का। मैं तब तक चीज़ों को पूरी तरह से समझ गई थी। शादी के बाद लड़कियां भरी भरी सी लगती है, उनका यौवन खिलने लगता है, उनमें काफ़ी बदलाव आते हैं, शरीर से भी और बर्ताव में भी। तुम दिखावा कर रही थी, ये मैं समझ गई थी, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें जो दर्द, जिस तकलीफ से तुम गुजर रही थी, वो भी मैं समझ सकती थी, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ और उस बच्चे की माँ जिसके बारे में सच क्या है वो उसे अच्छे से पता है। राघव में भी मुझे कुछ खास बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था, वो वैसा का वैसा ही था। फिर समझ आया, एक लड़की का नाहक बलि चढ़ गया। मुझे अपने आप में अपराधियों जैसा फील होने लगा। घुटन और पश्चाताप ने मेरी नींद, सुख, चैन सब कुछ छीन लिया। मैं अपने आप को कोसने लगी। बचपन में राघव की तरफ
ठीक से ध्यान ना दे पाना और उसकी इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही तो थी। उस टाइम माँ का कर्तव्य निभाने में मैं असफल रही और अब उसी बेटे की ज़िंदगी संवारने के लिए मैंने किया हुआ वो प्रयोग, वो भी मुझे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। बेचारी आदिति इन सब का बलि चढ़ी थी। तुम्हारे साथ मैं भी दिन रात जल रही थी अपराध की भावना में। दिन ब दिन मुझे खाए जा रही थी। निर्मला जी भी अब रोने लगी थी। आदिति निर्मला जी की बातें शांति से सुन रही थी। उसको ऐसा लगा था कि उसका दुख शायद कोई नहीं जान सकता, या फिर किसी को पता भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो माँ, ननंद, ये सब ये जानते थे। आदिति का वो झूठ मूठ का दिखावा, हंसना बोलना, ये सब वो लोग जानते थे। आदिति अपनी सुध बुध अब खोते जा रही थी। वो इतनी अकेले पड़ गई थी कि अंदर ही अंदर घुट रही थी। लेकिन उसने एक बार भी अपनी माँ या अपनी खास दोस्त साक्षी किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। कौन ऐसा कर सकता था? वो चुपचाप सब सह रही थी। और यहाँ ये दो औरतें उसका और उसकी मनस्थिति का तमाशा देख रहे थे। क्या समझूं मैं इनका, क्या समझूं मैं इस सब का मतलब? इसका मतलब अब ये जो होने वाला है, इसकी भी कल्पना शायद इन दोनों को पहले से ही थी। ये बच्चा किसका है शायद वो दोनों भी जानती है। उसने अपने दोनों हाथ अपने कान पे रखे और सर को ऐसे पकड़ के रखा कि उसको लगा कि ये कभी भी फट सकता है। उसको लगा उसके आसपास की दुनिया कितनी जोर जोर से घूम रही है। उसको अब जोर जोर से चक्कर आने लगे थे। तभी निर्मला जी उसे जोर जोर से हिलाती है। आदिति तुम ठीक तो हो? निर्मला जी ने उसे दोनों हाथों से पकड़ते हुए जोर जोर से हिलाते हुए पूछती है। हाँ मैं ठीक हूँ, आदिति कहती है। हाँ आदिति, अभी भी तुम जो सोच रही हो वही सच है। निर्मला जी जैसे आदिति का मन अंदर से पढ़ रही थी, क्योंकि उनको एग्जैक्ट पता चल रहा था कि उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। जी हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, निर्मला जी उसे पूछती है। पता है ना आपको माँ? फिर आप मेरी मदद कीजिए माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, कोई पाप नहीं किया है। मुझसे ये सब अनजाने में हुआ है। मुझे राघव को धोखा नहीं देना था। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। ये हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी हेल्प कीजिए माँ। नहीं आदिति, जो हुआ वो होना ही था। निर्मला जी एक एक शब्द धीरे से उसके सामने रख रही थी। सोच समझ के वो बोल रही थी। उनके शब्दों में कठोरता थी। आदिति उनको सुनने लगती है। आदिति, सब चीज़ें मेरी समझ में आने लगी तो मैं भी उदास होने लगी। तुम्हें अष्टमी का वो दिन याद है? कितने सारे लोग हमारे यहाँ आए थे। सब औरतें तुम्हें और साथ ही साथ मुझे भी छेड़ रही थी। आप कब दादी बनोगी? अगले साल तक तो आपके घर में भी काना आ जाएगा। ये सब और बहुत सारी बातें जो मैं समझ गई थी कि ये सब अब कभी नहीं होने वाला, वो सब बातें मैंने दिल पे ले ली थी और मन ही मन में मैं सोच रही थी, क्या सच में सबरवाल्स का वंश खत्म हो गया? क्या ये सब यहीं पे रुकने वाला है? क्या मेरे राघव का कोई वारिस नहीं होगा? क्या मेरा बेटा नपुंसक कहलाएगा? देखो, लोग क्या कहेंगे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच क्या है ये मुझे पता था। दोष किसमें है ये मैं जानती थी और सच कभी ना कभी दुनिया के सामने आता ही आता। कोई मेरे बेटे को दोष दे ये मैं कैसे सह पाती? हमारे स्टेटस और स्टैंडर्ड्स को ये कभी गवारा नहीं होता, कभी नहीं। और इसके साथ ही साथ तुम क्या झेल रही थी इसका भी मुझे अंदाजा था। आदिति अभी भी शांति से सब कुछ सुन रही थी।
जिस डॉक्टर से राघव की ट्रीटमेंट शुरू थी उस डॉक्टर को जाकर मैं मिली, उनको सब बताया और उनका सिर्फ एक शब्द मैं वहाँ से लेकर घर लौटी। वो शब्द था सॉरी। सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आपने उसी टाइम शादी के इस नाकामयाब बंधन से मुझे क्यों नहीं आज़ाद करवाया माशी? आदिति गुस्से में उनको पूछती है। सच में अगर आपके मन में अपराधी की भावना थी ना तो आप मुझे उसी टाइम आज़ाद कर देती। आप ऐसे शांति से ये सब नहीं देखती बैठती। बताती हूँ, तुम दोनों हनीमून के लिए कश्मीर चले गए तभी मैं चिंता करने लगी थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद तुम हंसती खेलती दिखाई दी, सबके साथ नॉर्मल ही थी। मुझे लगा अगर कुछ प्रॉब्लम वहाँ हुई होती तो तुम डिवोर्स के लिए ज़रूर बात करती, कुछ तो बात उठाती, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा तुम सबके साथ कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी, जैसे कि सब कुछ ठीक है तुम दोनों के बीच। मुझे लगा भी नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। मुझे लगा अब सब नॉर्मल हो गया, तुमने शायद सब संभाल लिया। अगर तुम डिवोर्स का बोलती तो हम में से कोई भी तुम्हें रोकता नहीं। विश्वास करो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकता। सब समझ जाते हैं हम, लेकिन माँ अब जो हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बच्चा, आपको नहीं लगता ये पाप है? आदिति उन्हें पूछती है। नहीं आदिति, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे दिल्ली जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं ऐसे ही होगा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब आपने मुझे जानबूझकर दिल्ली भेजा? आदिति खुद को संभालती हुए उन्हें पूछती है। हाँ आदिति, मुझे पता था वहाँ क्या होने वाला है, निर्मला जी उसे बोलती है। आदिति को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अब पूरी तरह से समझ चुकी थी उसके साथ क्या हुआ है। तो अब हो गया ना आपके मन के जैसा माँ? ऐसा कोई कैसे कर सकता है? क्या कोई अपना स्टैंडर्ड, स्टेटस, वंश आगे बढ़ाने के लिए किसी की जिंदगी के साथ यूँ इस तरह खेल सकता है? क्या ये सही है माँ? क्या ये आपको शोभा देता है? ये सब आदिति की सोच के परे था। हाँ आदिति, तुम खूबसूरत हो, जवान हो। इस दुनिया में बहुत सारी मोह माया की जाल है। कहीं तो कुछ तो अघटित होता, इसका मुझे डर था। मेरे वंश को वारिस चाहिए था। राघव को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा, इससे मुझे आगे बढ़ाना था। सबरवाल्स एक ब्रांड है सोसाइटी में। उनका एक नाम है, रुतबा है, ऊंचा खानदान है। बड़े बड़े लोग हमारे सिर्फ नाम से जुड़ना चाहते हैं और ये नाम मैं इतनी आसानी से मिटाना थोड़ी ना चाहूँगी। मैं भी सबरवाल परिवार का हिस्सा हूँ, इस घर की बहू, पत्नी और साथ ही साथ एक माँ भी हूँ। मेरे भी कुछ कर्तव्य है। जितना हो सके उतना मैंने इस परिवार के लिए किया। और उसके लिए क्या माँ? उसके लिए आप माँ बेटी एक हो गए। आप दोनों ने शौर्य को हथियार बनाया, एक खूबसूरत जाल बिछाया और उस जाल में मुझे और शौर्य को धकेल दिया। ऐसा ही है ना माँ? क्यों खेला आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों? आदिति उन्हें पूछती है। आप दोनों औरत होकर भी औरत जात का। अब मैं क्या बोलूँ आपसे? वंश का दिया जला नहीं पाए तो आपने मेरा जीवन जलाया। छी माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कितना रिस्पेक्ट करती थी मैं आपका। अब घिन आ रही है मुझे अपने आप पर, इस परिवार का हिस्सा बनने पर, और वो फूट फूट कर रोने लगती है। आदिति शांत हो जाओ। शौर्य तुम्हें दिल से चाहता है, प्यार करता है वो तुमसे। ओह अच्छा, कुछ नया बताइए माँ जी। वो मुझसे प्यार करता है, राघव भी मुझसे प्यार करते हैं और आप सब भी मुझसे प्यार करते हो। तो क्या आप मेरी शादी अब शौर्य से करा सकोगे? बोलिए। नहीं, क्योंकि इतना करेश आप में नहीं है, क्योंकि आप लोग इंसानों से नहीं, पैसा और पावर से प्यार करते हैं। पैसा, पावर, स्टैंडर्ड, स्टेटस, यही सब कुछ है आप लोगों के लिए।
सच स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हो? बोलिए बोलिए माँ जी, आदिति निर्मला जी को पूछती है। निर्मला जी अब शांत बैठी थी। अब क्यों चुप हो गई आप? कुछ तो जवाब होगा आपके पास। अब क्यों बोलोगी आप? बातें करना आसान है, लेकिन जिस पर जो गुजर रही है ना, सिर्फ वही उस वेदना को समझ सकता है। प्रेम करना आसान है माँ, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन है। आप दोनों ने मिलकर शौर्य को आगे करके मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। अब शौर्य क्या, राघव क्या, किसी के साथ भी आगे बढ़ना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। ये सब सुनने के बाद मैं किस पे विश्वास करूं, किस पे नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा मुझे मौत ही आशा है। शायद वहां तो मैं सुकून से रह सकूं। आदिति बहुत पश्चाताप कर रही थी। उसकी हालत और भी नाजुक होते जा रही थी, लेकिन उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से वहां खड़ा किया था। वो जानना चाहती थी इस रहस्यमयी स्टोरी का अंत क्या होने वाला है। वो और आगे क्या क्या नियति ने उसे परोस के रखा है, वो देखना चाहती थी। वो इन अमीर परिवारों की और खोखली दुनिया की घिनौनी हरकतें परखना चाहती थी। आदिति मत रो इतना, देखो क्या हालत की है तुमने अपने आप की। संभालो अपने आप को, ठीक होगा सब कुछ। कुछ चीजें समय के हाथों छोड़ो। माँ, हम गरीब लोग, हमें आप अमीरों के ये भाषा समझ में नहीं आती। बड़े विश्वास के साथ मेरी माता पिता ने मुझे आपके हाथों सौंपा था। अब मैं आपको पूछती हूँ, अगर मेरी जगह पे नंदिनी दीदी होती तो क्या आप उनसे ये सब कराती? बोलिए, क्या आप अपनी बेटी को ये व्यभिचार सिखाती? आपका सो कॉल्ड स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपने मुझसे व्यभिचार करवाया। ये कैसी सोच है मैं आपकी? व्यभिचार? छी, क्या बोल रही हो तुम आदिति? तो क्या बोलूं मैं माँ, जो रात के अंधेरे में होता है और उसे सबके सामने स्वीकारा नहीं जा सकता, उसे व्यभिचार ही तो कहते हैं। माँ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर राघव में दोष नहीं होता और अगर खामियां मुझ में होती, तो क्या आप मुझे एज अ बहू स्वीकार करती? बोलिए। नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करती। इनफैक्ट आप मुझे सरेआम बेइज्जत करती। अभी आपने मुझे जानबूझकर इसमें गंवाया, क्योंकि अभी दोष आप लोगों का है। राघव का तो चलो मैं समझ सकती हूँ, उनके साथ जो भी हुआ वो अगड़ती था, वो नीति के शिकार है। वो अपने आप से ही जूझ रहे हैं। उनकी मानसिकता मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप ऐसी घिरी हुई सोच रखते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। सच कह रही हो तुम आदिति, अगर तुम्हें कोई दोष देना है तो तुम मुझे दो, नंदिनी को दो। इसमें राघव या शौर्य दोनों भी शामिल नहीं है। क्यों दोष नहीं है उनका, बताइए? आदिति उन्हें पूछती है। शौर्य अगर सच में मुझसे प्यार करता तो उसे जब भी मेरी प्रेगनेंसी की बात समझी, वो दौड़ के चला था, शांत नहीं बैठता हो। और राघव को भी समझेगा तो वो भी तो चुप ही रहने वाले हैं, क्योंकि अगर वो मुझे दिल से मदद करना भी चाहेंगे तो भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि वही उनका सो कॉल्ड स्टेटस, स्टैंडर्ड, झूठ मूठ का दिखावा। पता है माँ, मुझे यहाँ एक बात कहनी ज़रूरी है। आप सब नियति के शिकारी नहीं हो, आप अपनी इस झूठ मूठ के दिखावे की दुनिया के शिकारी हो, और कहीं ना कहीं ये सब एक दिन आपको ले डूबेगा। आदिति गुस्से में लाल हुई थी और निर्मला जी वो एकदम सुन्न हो गई थी। एक स्त्री ने दूसरी स्त्री की इतनी दर्दनाक कहानी लिखी है। आपको कहीं से भी मेरी जिंदगी के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं था माँ। मैंने अपनी नसीब से समझौता कर लिया था राघव का सच सामने आने के बाद, लेकिन आपको इस शौर्य को बीच में नहीं लाना चाहिए था। आपने ये सब इंटेंशनली किया। आपने मुझे जानबूझकर दिल्ली भेजा। नंदिनी दीदी ने भी वहाँ जानबूझकर ही हमें एकांत दिया। ओह माँ,
क्या और कैसे सोचूं मैं आप लोगों की ये सोच के बारे में। इतनी घिनौनी साजिश, कोई इतना कैसे नीचे गिर सकता है? कैसे अपनी प्रतिष्ठा समाज में बनाए रखने के लिए कैसे इतना नीचे गिर सकता है? आदिति बोलते जा रही थी। आदिति को कुछ समझने से पहले निर्मला जी ने उसके पैरों में अपना सर रख दिया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर वो उसे विनती करने लगी, रोते रोते बोलने लगी, आदिति अब सब तुम्हारे हाथ में है, संभाल लो, लेकिन इस वंश को और हमारी प्रतिष्ठा को यूं बिखरने मत दो। जानती हूँ मैं अपराधी हूँ तुम्हारी, इस घर की बहू हो तुम, इस साम्राज्य की साम्राज्ञी हो तुम, इस घर के सभी अधिकार अब तुम्हारे पास है, इससे ज़्यादा अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती। आदिति अपने पैर पीछे लेती है। रहने दीजिए माँ, गलती मेरी भी है शायद, पहले मैं डर गई थी और फिर फिसल गई। इस सब सिचुएशन का दोष सिर्फ मैं आप लोगों पे नहीं डाल सकती, इसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। अभी सिर्फ इतना ही कीजिए, मैं कुछ दिन के लिए अकेले रहना चाहती हूँ, मेरी इतनी केयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेले रहने दीजिए। एटलीस्ट राघव आने तक। निर्मला जी वहाँ से चले जाती है। आदिति उदास मन से उस शैंडलर की तरफ देख रही थी, उस पर लटके हुए दिए की तरफ से उसके मन में भी बहुत सारे सवाल अटक रहे थे। उस झूठ की दुनिया में क्या कोई सच आपने मेरे लिए रखा है भगवान जी? पता नहीं उसके उस सवाल का जवाब भगवान के पास भी था या नहीं।